देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई, दिन में ही अंधेरा छा गया, बादल छा गए, बिजली गरजने लगी, बिजली चमकने लगी, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश भी ऐसी कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया, ऐसी बारिश हो गई। पैदल चलना तो दूर, गाड़ियां तक नहीं चल पा रही थी। कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए, जगह जगह पानी भर गया, सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था दिल्ली में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। हुआ भी वैसा ही। सुबह से ही दिल्ली में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, कई इलाके डूब गए। दिल्ली के संगम विहार इलाके का तो बुरा ही हाल हो गया, घुटनों तक वहां पानी भर गया। स्कूल से बच्चों को लेकर एक गाड़ी खराब हो रही थी, बच्चों को लेकर आ रही थी, बंद हो गई। उसके बाद तो उसे धक्का लगाने के लिए बच्चों को उतरना पड़ा, पानी में उतरना पड़ा। भारी बारिश के बीच बच्चे पैदल ही अपने घर जाते दिखाई दिए, लेकिन रास्ते पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि बच्चों को पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही थी। बारिश का पानी दुकानों के अंदर भी घुस गया, रखा सामान वहां पर सारा खराब हो गया, दुकानदार परेशान हो गए। दुकानदारों को सारे को जो है से दुकान के अंदर जो है से पानी चला गया, सारे कचरे जा रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं आ रहा है। कोई आके यहाँ देखेगा ताकि यहाँ पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। कुछ ही घंटों की बारिश हुई, दिल्ली में जगजीत नगर इलाके के जखीरा अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियों का गुजरना वहां से भी मुश्किल हो गया। अंडरपास को पार करने की कोशिश में कुछ गाड़ियां बंद भी हो गईं, उन्हें बाद में धक्का लगाकर बाहर निकालना पड़ा। दिल्ली में जगह जगह जैम लग गया। आईटीओ चौक पर गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई, कई किलोमीटर लंबा जाम वहां लग गया। काफी देर तक गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी रहीं, लोग परेशान हो गए। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया, जगह जगह जल भराव, लंबा जैम, रेंगती गाड़ियां। दिल्ली में हुई भारी बारिश का असर फ्लाइटों पर भी पड़ा। दिल्ली से उड़ने वाली 200 से ज्यादा फ्लाइटें लेट हो गईं, वो देरी से उड़ी। सभी एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर दी, लोगों से अपील की कि वो घरों से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट के बारे में पता कर लें, क्योंकि जोरदार बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गईं। कनॉट प्लेस और मंडी हाउस जैसे इलाकों में पानी भर गया, जैम लग गया, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के एक इलाके में तो पानी भर जाने से लोगों का ऐसा बुरा हाल हुआ कि पानी घुटनों के ऊपर भी पहुंच गया। सड़क किनारे बनी दुकानों में पानी घुस गया। लोगों ने बताया हर बार उनके इलाके का हाल ऐसा ही हो जाता है, सारे नाले ओवरफ्लो करते हैं, पानी सड़कों पर बहने लगता है। यहाँ पे तो सर यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। सुबह से ही दिल्ली में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, पूरा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही, दिन भर अंधेरा छाया रहा। फिरोज शाह रोड की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से तेज बारिश के बाद जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो ऑन हो गई है, क्योंकि दिन में अंधेरा सा छा गया है। आपको बता दें कि बहुत तेज बारिश इस वक्त दिखाई दे रही है। दुर्गा विहार इलाके की सड़कें तो तालाब बन गई, कई फीट तक पानी जमा हो गया, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 24 घंटे भी दिल्ली में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। और दिल्ली के ही नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में तो हर बार ही वही हाल होता है, भारी बारिश ने लोगों को फिर बेहाल कर दिया। सड़कों पर वहां जगह जगह पानी भर गया, हर बार की तरह कई फीट तक पानी भर गया। कुछ जगहों पर तो पानी कमर के ऊपर चला गया। सदर पुलिस स्टेशन के बाहर तो इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, थाने तक जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। ट्रैक्टर भी आधे से ज्यादा पानी में डूबा दिखा। आगे वाले पहिए तो पूरी तरह पानी में समा गए, पीछे वाले पहिए थोड़ा बहुत ही पानी के बाहर दिखे। कुछ ही घंटों की बारिश हुई, गुरुग्राम के कई इलाके पानी पानी हो गए, सड़कें दरिया बन गई, दिखाई देना बंद हो गई। उन पर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया मानो सैलाब आ गया हो गुरुग्राम में। सदर पुलिस स्टेशन को देखकर ऐसा लगा मानो उसे किसी नदी के बीच में बनाया गया हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। थाने के बाहर भी पानी, थाने के अंदर भी पानी, थाना परिसर पानी में डूबा हुआ। वहां आना जाना ही मुश्किल हो गया, पैदल चलना ही मुश्किल हो गया, गाड़ियां ले जाना मुश्किल हो गया। कुछ लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, ट्रैक्टर पर बैठने की जगह ही नहीं बची, तो एक व्यक्ति उसके अगले हिस्से पर बैठ गए। मतलब थाने तक जाने के लिए उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। गुरुग्राम में बारिश की वजह से स्कूल से लौट रहे बच्चों को भी मुश्किलें उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि सड़कों के जलमग्न होने से जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। स्कूल वाले
स्कूल वाली बसें फंस गईं, पानी के बीच पहुंचकर बंद हो गईं, बसों में बच्चे फंस गए। गुरुग्राम में बारिश ने जब जोर पकड़ा, कुछ ही देर बाद स्कूलों में छुट्टी हुई। जब स्कूल बसें बच्चों को लेकर स्कूलों में पहुंची, वहां से रवाना हुई, माफ कीजिएगा, उन्हें घर छोड़ने के लिए, तब तक तो कई सड़कें पानी में डूब चुकी थी, लबालब हो चुकी थी। सड़कों को पार करने के चक्कर में कई स्कूल बसें पानी के बीच में जाकर बंद हो गई, फंस गई, वहां पर काफी देर तक वहीं अटकी रही। सुभाष चौक के पास तो लाइन से कई स्कूल बसें फंस गईं, उनके पहियों तक पानी पहुंच गया, बसों में बच्चे भी थे, कई घंटों तक ऐसे ही फंसे रहे। दूसरे इलाकों में भी गुरुग्राम के बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। कई जगहों पर जैम लग गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। गुड़गांव शहर को सोहना से जोड़ने वाली सड़क पर जैसे सैलाब बहता दिखाई दिया। 5 किलोमीटर लंबा वहां जैम लग गया। गुरुग्राम प्रशासन ने प्राइवेट कंपनियों से अपील करनी पड़ गई कि अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाएं। हर बार ये होता है बारिश में, घर से काम करवाने की सलाह दे दी जाती है। स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दे दिए गए। और दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। नोएडा में भी हालात बिगड़ गए, कई इलाके पानी में डूब गए, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, चारों तरफ पानी भर गया, गाड़ियां फंस गईं, फंसकर खराब हो गईं। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जो एकदम सही निकला। गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई, सड़कों पर कई फीट तक पानी का कब्जा हो गया। एक इलाके में एक ऑटो रिक्शा पानी से भरी सड़क को पार करने के दौरान बीच में ही पलट गया। जल्दी पकड़े आराम से कोई बात नहीं, डरो मत ना। इंजन बंद कर दे, इंजन। ऑटो रिक्शा पलटा तो चीख पुकार मच गई, अंदर बैठे लोगों की हालत खराब हो गई। आसपास के लोगों ने पहले ही यह देख लिया था, तो वो मदद के लिए तुरंत ऑटो रिक्शा के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने पानी में गिरे लोगों को सहारा दिया, उन्हें उठाने में मदद की। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर ने सड़क जो डूब चुकी थी उसको किसी तरह पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही ऑटो रिक्शा पलट गया। गाजियाबाद की तरह नोएडा में भी बारिश आफत बनकर बरसी। दिन में ही शाम जैसा नजारा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है, और लगातार बारिश होने के बाद आप देखें कि धीरे धीरे सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में भी कई रास्तों पर पानी भर गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह पार कर गईं, लेकिन छोटी गाड़ियां फंस गईं। मोटरसाइकिल चलाने वालों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश हुई तो दीवार गिर गई और 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार हो रही बारिश के बीच एक मकान की दीवार अचानक ढह गई। मकान में रहने वाले व्यक्ति और उनकी पत्नी दीवार के मलबे में दब गईं। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पानी से भरा पुल पार करने की कोशिश में एक मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। इसी वजह से उस पुल पर कई फीट पानी भर गया था। बिहार के दानापुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस गया। प्रशासन ने नाव की मदद से वहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी की तेज लहरों के बीच एक मजदूर फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचाया। वक्त रहते जवान उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आए। मजदूर एक चट्टान के ऊपर बहुत ही खतरनाक जगह पर फंसे हुए थे। उनके चारों तरफ नदी रौद्र रूप में थी। तेज लहरें किसी भी वक्त उन्हें अपने साथ बहाकर ले जा सकती थी। भारी बारिश हो रही थी। नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। वक्त बहुत कम था। नदी के किनारे खड़े लोग बेबस दिखे। कोई मजदूर की मदद नहीं कर सकता था। इन मुश्किल हालात में एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। एक जवान ने अपनी जान जोखिम में डाली। मोटी रस्सी के सहारे वो किसी तरह संभल कर उल्टा लटकते हुए उन तक पहुंचे। जवान चट्टान पर बैठे मजदूर के नजदीक पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने उनके शरीर पर रस्सी बांध दी। फिर किनारे खड़ी बचाव टीम के दूसरे सदस्यों ने उस रस्सी को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा। एसडीआरएफ के वो जवान बीच नदी में उसी चट्टान पर खड़े रहे जिस पर मजदूर बैठे हुए थे, क्योंकि रस्सी की मदद से एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था।
हालांकि खतरा तब भी पूरी तरह टला नहीं था। पूरे ऑपरेशन के दौरान नदी की लहरें बेहद डरावनी बनी रही। जरा सी भी गलती जान ले सकती थी, बहाकर दूर ले जा सकती थी। किनारे खड़े लोग लगातार मजदूर का हौसला बढ़ाते रहे, एसडीआरएफ के जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। जब तक मजदूर और वो जवान किनारे तक सही सलामत नहीं पहुंच गए, तब तक लोग वहीं खड़े रहे। उनके सुरक्षित पहुंचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्कूल जाने के लिए कुछ बच्चों को जान की बाजी लगानी पड़ गई। पुल के ऊपर से बह रही नदी में उतर गए। वो उफनती नदी को पार करने में जुट गए ताकि वो पुल को पार करके अपने स्कूल जा सकें, पढ़ाई कर सकें। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया। पानी उस पर बने एक पुल के ऊपर से बहने लग गया। पुल के ऊपर से नदी की तेज धार बहने लगी और पुल को पार करने के लिए बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बच्चे पुल के ऊपर से बह रही नदी में उतर गए, उसे पैदल पार करने के लिए। पीठ पर स्कूल बैग लेकर कुछ बच्चियां पुल को पार करती दिखीं। एक दूसरे का हाथ थामकर पानी की तेज धार से गुजरती नजर आई। उनके पीछे पीछे कुछ लोग भी चलते रहे। जो बच्चे छोटे थे उन्हें उनके घर वाले गोद में उठाकर पुल पार कराने में जुटे। एक व्यक्ति अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर नदी पार कराते दिखाई दिए। कुछ लोग बाइक लेकर पुल के ऊपर से गुजरते रहे। पुल के ऊपर कुछ लोग भी खड़े दिखे। पानी उनके घुटनों तक पहुंच चुका था। पुल के डूबने की वजह से आसपास मौजूद कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया। लोगों का कहना है पुल की ऊंचाई कम होने की वजह से नदी का पानी उसके ऊपर से बहने लगा। इससे उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़कों पर बारिश का पानी भर गया तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उनमें नाव चलाने लग गए विरोध के तौर पर। पानी से भरी सड़क पर नाव चलाकर उन्होंने विरोध जताया, सरकार का विरोध किया, नगर निगम का विरोध किया, सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, नगर निगम पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के दूसरे शहरों की तरह कानपुर में भी जोरदार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। शहर के गोविंदनगर इलाके में पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गई, तालाब बन गई। सड़कों से गुजरने वाले ऑटो रिक्शा के पहिए डूबे नजर आए, बाइकों के पहिए आधे डूबे नजर आए। पानी से भरी उसी सड़क पर कांग्रेस के कुछ लोग नाव चलाने में जुट गए। नाव चलाकर सरकार का विरोध जताया, नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए, जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से कोई काम ही नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। उसकी वजह से शहर के लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरा शहर स्विमिंग पूल तालाब बन चुका है और केवल घोटालेबाजी और पैसे की लूट पर का काम ये सरकार के लोग कर रहे हैं। बारिश का पानी लोगों की दुकानों में घुस गया, मकानों में घुस गया। कुछ जगहों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह थमी नजर आई। उधर जयपुर में तेज बारिश हुई तो हालात बिगड़ गए और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। सड़क से गुजर रही गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के हिंडौन में बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों और बाजारों में कई फीट पानी भर गया। दुकानों में पानी घुस जाने से वहां रखा सामान खराब हो गया। सरकारी दफ्तर और अस्पताल परिसर भी जलमग्न हो गए। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को जुगाड़ की नाव से अस्पताल पहुंचाया गया। उनके परिजनों ने बांस इकट्ठा करके एक नाव बनाई और फिर उसकी मदद से उन्हें अस्पताल ले गए। दिल्ली में जलभराव और कचरे की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे लोग अपने साथ राफ्टिंग करने वाली नाव लेकर भी पहुंचे। उन लोगों ने सदन में नारे लगाए और मेयर से इस्तीफे की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुओं के हमलों से मची दहशत के बीच एक और तेंदुए को पकड़ लिया गया। वहां 20 दिन के अंदर यह 9वां तेंदुआ है जो पकड़ा गया। 8 तेंदुए पहले पकड़े जा चुके। मुरादाबाद में सलेमपुर नाम का एक गांव है। 9वां तेंदुआ वहां पकड़ा गया। वन विभाग के पिंजरे में वो फंस गया। बीते 3 हफ्तों से मुरादाबाद के कई इलाकों में इन तेंदुओं ने कोहराम मचा रखा था। बच्चों पर हमले किए, बुजुर्गों पर हमले किए, किसानों पर हमले किए, महिलाओं पर हमले किए। 3 अगस्त को तेंदुए ने हमला करके 2 महिलाओं की जान ले ली थी। पूरे इलाके में लोग खौफ से भर गए।
उनका घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। खूंखार तेंदुओं की दहशत गांव गांव फैल गई, क्योंकि पता चला कि तेंदुओं की संख्या एक दो नहीं बल्कि वो पूरे झुंड में है। वन विभाग की टीम और गांव के लोगों ने दिन रात भुलाकर पहरा देना शुरू कर दिया। वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए फिर तकनीक का भी सहारा लिया। जगह जगह सेंसर लगाए गए, सेंसर जो तेंदुए के आने जाने पर फौरन अलर्ट कर देते हैं, ऐसे सेंसर। लेकिन इस सब के बाद भी अलग अलग जगहों पर तेंदुओं ने 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, महिलाओं को शिकार बनाया, किसानों को शिकार बनाया। वन विभाग की टीम ने तेंदुओं की तलाश शुरू की, एक एक करके 8 को दबोच लिया। 9वां तेंदुआ सलेमपुर गांव में पकड़ा गया। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने के लिए पहले ही कई पिंजरे लगा दिए गए थे। गांव की तरफ जाने वाले रास्तों पर पिंजरे लगाए गए, गन्ने के खेतों में पिंजरे लगाए गए, जंगल वाले इलाकों में लगाए गए, रामगंगा नदी के किनारे वाले इलाकों में तलाश जारी रही। इस बीच रात के वक्त तेंदुआ पिंजरे में आकर फंस गया। 9वां तेंदुआ पकड़े जाने के बाद भी इलाके के लोगों में दहशत कम नहीं हुई। उत्तराखंड की सीमा से लगने वाले मुरादाबाद के करीब 50 गांवों में तेंदुओं का आतंक दिखा। सबसे ज्यादा खौफ ठाकुरद्वारा तहसील में दिखाई दिया। वहां 3 लोग पहरा देते नजर आए। वन विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई तेंदुओं का झुंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आया होगा, क्योंकि मुरादाबाद का यह इलाका उत्तराखंड में मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ज्यादा दूर नहीं है। 9वां तेंदुआ पकड़े जाने के बाद भी वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की ही अपील की। इधर सावन के आखिरी सोमवार पर बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालु बुरी तरह जख्मी हो गए। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। 8 बजते बजते तो हालात बेकाबू हो गए। मंदिर में इतनी भीड़ बढ़ गई कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ के बढ़ने के दबाव की वजह से बैरिकेडिंग जो लगी थी वो भी टूट गई। फिर वहां अफरा तफरी मच गई, भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर दिया। ऐसे हालात हो गए कि लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। कुछ लोग उनके ऊपर चढ़कर निकले। चीख पुकार मच गई। धक्का मुक्की की वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। किसी तरह भीड़ से उन्हें निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। भीड़ को संभालने की कोशिश में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों की तो वर्दी तक फट गई। भीड़ को संभालने के लिए वहां और पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा। मधेपुरा के डीएम वहां पहुंच गए, एसपी पहुंच गए, एसडीएम पहुंच गए, कई बड़े पुलिस अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने मिलकर फिर भीड़ को काबू में किया। दोबारा श्रद्धालुओं की लाइन लगवाई और फिर जलाभिषेक करवाया। श्रद्धालुओं से उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की। उधर गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और लिपिन नेहरा गिरोह से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। न्यूयॉर्क में गुरदीप सिंह नाम के एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरदीप सिंह पंजाब के कपूरथला जिले के रहने वाले थे और न्यूयॉर्क में पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे। उनकी मौत पर न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुख जताया। पुलिस ने आशंका जताई कि हमलावर ने लूटपाट के दौरान उन्हें गोली मार दी। चंडीगढ़ में पुलिस ने आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक वो चंडीगढ़ में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इधर महाराष्ट्र में अमरावती के जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में भीषण आग लग गई। दिल दहला देने वाली यह घटना 3 नवजात की मौत पर हुई। कई बुरी तरह झुलस गए। उनकी हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक वार्ड में रखे एक वेंटिलेटर में अचानक धमाका हो गया। आग चारों तरफ से फैल गई। बाद में मारे गए बच्चों के परिवार वालों का बुरा हाल हो गया। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की भी हालत खराब हो गई। वो भी खौफ से भर गए, क्योंकि आग लगते ही बच्चों का वार्ड भीषण लपटों में घिर गया। कुछ ही देर में अंदर मौजूद सब कुछ जल गया। दीवारें काले रंग की हो गईं। इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बर्बाद हो गईं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त वार्ड में कुल 9 नवजात थे।
सभी वेंटिलेटर पर थे। अचानक धमाका हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कुछ को बच्चों को निकाला गया, लेकिन तब तक दम घुटने से 3 बच्चों की जान जा चुकी थी। वार्ड के नजदीक एक दूसरे वार्ड में भी कुछ बच्चे थे। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें भी तुरंत निकाला, दूसरे अस्पताल में भिजवा दिया, लेकिन इसकी जानकारी उनके घर वालों को नहीं दी गई। इस पर वो कई घंटों तक परेशान होते रहे। बच्चे वहाँ से गायब थे पूरे। फिर हम बहुत ढूंढ रहे हैं, हमने 1-2 घंटे ढूंढे कि बच्चे कहाँ है, हमारे बच्चे का है, बताओ तो बता नहीं रहे। फिर बाद में हमको बताया 4 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम कि तुम्हारे बच्चे हमने वहाँ भेज दिए। इस बीच कुछ लोगों ने अस्पताल में मौजूद सुरक्षा के इंतजामों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में आग कैसे लग गई तो तुरंत बुझाने की व्यवस्था क्यों नहीं थी। इसका फायर ऑडिट जो 1 साल पहले हुआ था, बिल्डिंग नहीं है, फायर ऑडिट हुआ है, उसके बावजूद अगर वेंटिलेटर में आग लगती है तो इसका मतलब वेंटिलेटर की जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड था या नहीं था, किसने सप्लाई किया था, ये सभी जो सवाल अभी जो है ये उपस्थित हो रहे हैं। इस अस्पताल में आग लगने की घटना पहले भी हो चुकी है। 4 साल पहले 2022 में भी वहां आग लगी थी, हालांकि उस वक्त कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। उधर मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में एक मरीज के बेटे ने डॉक्टर की पिटाई कर दी, उन पर लात घूंसे बरसा दिए। डॉक्टर के मुताबिक एक मरीज उनके पास पसली में हुए फ्रैक्चर का इलाज करवाने आए थे। इलाज करते हुए वो मरीज को समझा रहे थे कि पट्टी कैसे बांधनी है, दवा कौन सी लेनी है, सावधानियां क्या क्या बरतनी है। इस दौरान मरीज के बेटे नितिन देशमुख डॉक्टर के केबिन के बाहर ही खड़े थे। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वो उनसे बार बार तू तड़ाक कर रहे थे, उनसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वो गुस्से में उनके केबिन में घुस गए, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, उनका गिरबान पकड़ लिया, थप्पड़ बरसा दिए, कई मुक्के मार दिए। डॉक्टर ने भी अपना बचाव किया, वो भी नितिन को घूंसे मारते दिखाई दिए। डॉक्टर का केबिन मानो अखाड़ा बन गया। गुस्से में नितिन ने डॉक्टर के बाल पकड़ लिए, उन्हें खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की। यह देखकर नितिन के पिता भी खड़े हो गए। उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे के सिर पर तो जैसे खून सवार था, ऐसा लगा। वो उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। 5-6 लोग लग गए, लेकिन वो भी उन्हें छुड़ा नहीं पाए। काफी देर तक उनमें हाथापाई होती रही। बाद में किसी तरह उन्हें केबिन से बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने पुलिस को वहां बुला लिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही नितिन वहां से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और नितिन को ढूंढना शुरू किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड सरकार और सीबीआई से जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। एक्टर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक और दूसरी शादी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। उन्होंने चेताया कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर वो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहे एक बुजुर्ग ने दावा किया कि एक चूहे ने उनकी नाक काट ली। बुजुर्ग के परिवार वालों ने दावा किया ट्रेन में चूहे की शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी रेलवे की तरफ से कुछ नहीं किया गया। दिल्ली से पटना पहुंचा एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग से ठीक पहले एक पक्षी से टकरा गया। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतार लिया। विमान में 164 यात्री सवार थे। पिछले 7 दिन में पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट की यह दूसरी घटना हुई। उधर मध्य प्रदेश के गुना में पाम ऑयल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलट गया तो तेल लूटने की होड़ मच गई। तेल लूटने के लिए मारामारी हो गई। प्लास्टिक के डिब्बों में लोग तेल भरने लग गए, बाल्टियों में तेल भरने लग गए। पुलिस वहां पहुंच गई, लोगों को समझाया, उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग माने ही नहीं, तेल लूटने में ही लगे रहे। गुना के बीनागंज इलाके में जो टैंकर पलटा वो इंदौर से दिल्ली जा रहा था। पुलिस का कहना है टैंकर का ड्राइवर नशे में था और टैंकर बेकाबू हो गया और सड़क के किनारे पलट गया। टैंकर पलटा तो उससे पाम ऑयल बहने लग गया। आसपास रहने वाले लोग पहुंच गए, लोगों की भीड़ लग गई, तेल की लूट शुरू हो गई। बाल्टी लेकर पहुंच गए, बर्तन लेकर पहुंच गए, प्लास्टिक के डिब्बे लेकर पहुंच गए। तेल जो बह रहा था उसे भरने में सब लोग जुट गए। ओए पाम ऑयल लगा, पाम ऑयल नहीं यार, और का पाम ऑयल लगा, पाम और भाई और कावे को नहीं है, पाम ऑयल लगा। टैंकर से तेल गिरता रहा,
लोगों में तेल लूटने की होड़ मची रही, लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। तेल लूटने में हर कोई शामिल था, बच्चे शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थे, महिलाएं शामिल थीं। जिसे जो मिला वो उसमें तेल भरता दिखाई दिया। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। ओए पुलिस आ गई भगो। वीडियो बन रही तुम्हारी, अभी हल्के से लग जाओ तुम पे चीज जो। चलो हट जाओ, अरे हट जाओ रे। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस के जवानों ने तेल लूटने में जुटे लोगों को वहां से फिर भगाना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया, हटाना शुरू किया। पुलिस वाले यह बताने की कोशिश करते रहे कि वहां भाई हादसा हो सकता है, तेल के टैंकर में आग लग सकती है। आग लग जाएगी, मर जाओगे। काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। फिर बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया, भगाया। लेकिन टैंकर जो पलटा तो सड़क पर कुछ देर तक जैम जैसे हालात बने रहे। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हो गई तो हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। करीब 40 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कोलकाता में एयरपोर्ट के पास कार के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। हादसे में वहां खड़ी 22 गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर मछली को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। रविवार को वो अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम का आयोजन रामदयाल निषाद नाम के कांग्रेस के नेता ने किया था। निषाद समुदाय से वो आते हैं। अजय राय को बुलावा भेजा था। रामदयाल निषाद ने कार्यक्रम में मछली की दावत दी थी। अब इसी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने सावन के महीने में अयोध्या में मछली की दावत को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को घेर लिया और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने अजय राय के उस कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि अजय राय मंदिरों में दर्शन के बाद मछली की दावत उड़ाने पहुंच गए। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। लेकिन अजय राय ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने चुनौती दी कि मछली खाते हुए उनकी कोई तस्वीर बीजेपी दिखा दे, ये साबित कर दे कि उस कार्यक्रम में उन्होंने मछली खाई थी, तो वो इस्तीफा दे देंगे। अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ऑन कैमरा कह रहा हूं। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। तो इस मुद्दे के जरिए अजय राय ने बीजेपी पर हमला बोल दिया, उसे निषाद समुदाय का विरोधी बता दिया। अजय राय ने अपने अयोध्या दौरे का पूरा ब्यौरा बताकर बीजेपी को निशाने पर लिया। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। हालांकि अयोध्या में आयोजित इस मछली भोज पर कुछ संतों ने भी नाराजगी जताई। विष्णुदास महाराज ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। मैं तो कहता हूं हनुमान जी महाराज इनको सद्बुद्धि दें। सावन का महीना चल रहा है और मछली भोज में शामिल होना, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सोच दर्शाता है कि ये सनातन विरोधी हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कांग्रेस के निषाद समुदाय के नेताओं ने फिर सफाई दी। सवाल पूछा कि मछली खाने में बुराई क्या है। उन्होंने निषाद समुदाय की परंपरा का हवाला दिया। उधर भोजपुरी गायक और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। बीजेपी एमएलसी और भोजपुरी फिल्मों के सितारे पवन सिंह ने बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचकर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। 17 जून को हुए एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर सफाई देते हुए दावा किया
कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और चीनी के दाम जमाखोरी और गन्ने की फसल खराब होने की वजह से बढ़े। उधर कर्नाटक के मंड्या में भीख मांगने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो उनके घर से करीब 30 लाख रुपए मिलने का दावा किया गया कि नोटों की सैकड़ों गड्डियां मिली, बेहिसाब सिक्के मिले, उन्हें बोरियों में भरकर रखा गया था, 1.5 दर्जन से ज्यादा बोरियों में। महिला का नाम हुरुनिसा बताया गया। वो बीते कई साल से एक मस्जिद के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, ऐसा बताया गया। परिवार से अलग रह रही थी, अकेले रह रही थी और कहते हैं कि लोगों से कहती थी कि परिवार वाले उनकी देखभाल नहीं करते, इसीलिए उन्होंने दूरी बना ली थी। महिला की मौत हुई तो आस पड़ोस के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद जब उनके घर की तलाशी ली तो हर कोई दंग रह गया, चौंक गया, भौचक्का रह गया, क्योंकि हुरुनिसा के घर में ऐसा खजाना मिला जो उन्होंने भीख मांगकर जमा किया था, ये दावा किया गया। बोरियों में भर भर कर पैसे रखे थे, नोटों की गड्डियां बनाकर रखी हुई थी, 10 के नोटों की गड्डियां, 20 के नोटों की गड्डियां, 50 के नोटों की गड्डियां, सिक्कों का अंबार था। बोरियों में भरे थे सिक्के, जमीन पर पलटे गए तो दूर तक सिक्के सिक्के दिखाई दिए। उनकी गिनती शुरू की गई, नोट गिने गए, सिक्के गिने गए। करीब 15 लोग को गिनती में लगाया गया। कई घंटों तक गिनती चलती रही। गिनती पूरी हुई तो पता चला बोरियों में 30 लाख से ज्यादा रुपए रखे थे और यह रकम हुरुनिसा ने कई साल में इकट्ठा की थी, ऐसा माना गया, और भीख मांगकर इकट्ठा की थी। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 300 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 300 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया। मिलावटी पनीर एक डेयरी से बरामद किया गया था। अधिकारियों ने पनीर, दही और खोया समेत 8 सैंपल जांच के लिए भेज दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ये कार्रवाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों की अलग अलग डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर हुई। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट के सैंडविच में सफेद रंग का जिंदा कीड़ा मिलने का आरोप लगाया। घटना के बाद रेस्टोरेंट ने ग्राहक को फोन कर माफी मांगी और मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। उधर पाकिस्तान में बड़े धार्मिक नेताओं में एक गने जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी अपनी पार्टी भी है, उन्होंने वहां की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो भी सीधे सेना प्रमुख आसिम मुनीर को निशाने पर लिया उन्हें, और उन्हें 1971 की जंग की याद दिला दी कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं वो बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। भौगोलिक बदलाव जैसा 1971 में हुआ था, यानी पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान अपने समर्थकों की एक सभा में भाषण दे रहे थे। उनकी अपनी एक पार्टी है, पाकिस्तान के हालात पर बात कर रहे थे। बता रहे थे पाकिस्तान के हर हिस्से में जंग चल रही है, हर तरफ खून खराबा हो रहा है। बलूचिस्तान में जंग चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जंग चल रही है, पीओके में जंग चल रही है। हर तरफ विद्रोह की आवाज बुलंद है जो पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी है। इन मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। बलोच इलाकों में खूनरेजी हो रही है, जंग है। पश्तून इलाकों में जंग है, खैबर पख्तूनख्वा में जंग है। कश्मीर में रावलाकोट में 3 महीने हो गए हैं, लोग बैठे हैं, ये उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मकासद है? और फिर उन्होंने बताया कि और ये जो दावे कर रहे हैं, ऐसे ही दावे 1971 में किए जा रहे थे और जिस आखिरी दिन तक किए जाते रहे थे जंग में भी, और उसके बाद फिर सरेंडर हो गया था। इन इलाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जहां पाकिस्तानी फौज को तगड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, इन सभी जगहों पर हालात संभालने का काम पाकिस्तान की फौज कर रही है। पाकिस्तानी फौज लगातार ये कह रही है कि सब कुछ काबू में है। वहां के सेना के अफसरों की इन्हीं बयानों पर मौलाना फजलुर रहमान ने 1971 वाली जंग की याद दिला दी कि 1971 की जंग के वक्त जब पाकिस्तानी फौज ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान की फौज ऐसा ही आत्मविश्वास दिखा रही थी। दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल याहिया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे,
और लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। हथियार फेंक दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कह दिया कि ये हालात भूगोल बदलने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस तरह का खून जब बहता है तो फिर वो जुग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही करता है। तो फिर हमें अपने इरादों से आगाह तो कर दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ धार्मिक नेता ही नहीं है, बल्कि राजनेता भी हैं। मतलब उनकी पार्टी भी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम, जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल धोनी के नाम पे है। वो उस नाम की पार्टी चलाते हैं। पाकिस्तान की संसद के सदस्य भी हैं। सौबात की एक बात यह कि ये जो पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान आसिम मुनीर को याद दिला रहे हैं कि 1971 में भी सेना डींगे हाँक रही थी, फिर अगले ही दिन सरेंडर करके बैठ गई थी इंडिया के सामने, वो असल में वहां की सेना की सबसे दुखती रग छेड़ रहे हैं। लेकिन हमें भी तो याद रखना चाहिए और हर पीढ़ी को बताना भी तो चाहिए कि उस दिन भारत की सेना ने ऐसा क्या किया था जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वो कैसे करवाया था। ये तो सब जानते हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना का सरेंडर करवा दिया था 16 दिसंबर 1971 को। उसी की तो बात कर रहे हैं फजलुर रहमान। लेकिन 15 दिसंबर को पाकिस्तान के शासक जो थे उस टाइम, यहिया खान, वो क्या भाषण दे रहे थे, और 15 और 16 के बीच क्या हुआ था। 1971 की उस ठंडी दिसंबर की रात को पूरा पूर्वी पाकिस्तान घिरा हुआ था। जो अब बांग्लादेश है वो तब तक पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। चारों तरफ से भारतीय फौज ढाका की तरफ बढ़ रही थी। ढाका शहर के चारों ओर जाल सा बिछ चुका था। ठीक उसी समय, सिर्फ एक दिन पहले 15 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खान क्या कह रहे थे? वो दावा कर रहे थे, हम अंत तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक जंग जारी रखेंगे, अंतिम सीमा तक प्रतिरोध करेंगे। लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे जबकि उनको तो पता ही होगा। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? उनको तो पता ही होगा, उनकी फौज तो तब तक टूट चुकी थी। तो क्यों बोल रहे थे? कहानी यह थी कि यहिया खान की नजर टिकी हुई थी यूएन पर, यूनाइटेड नेशंस पर, संयुक्त राष्ट्र पर। उनको भरोसा था संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम करा देगा, एक सीज फायर थमा देगा, संघर्ष विराम व्यवस्थित कर देगा। यह पाकिस्तान की पुरानी चाल है कि जब दिखे कि हार होने वाली है तो दुनिया में हल्ला मचा दो या दुनिया को डरा दो कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, और कोई ना कोई आकर सीज फायर करवा देगा। और जब सीज फायर हो जाए तो फिर चौड़े होकर सारी दुनिया में गाते रहो कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। यही पाकिस्तान ने उस टाइम भी किया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 104 देशों ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन वो प्रस्ताव बाध्य नहीं था, क्योंकि सोवियत संघ भारत के साथ था। भारत ने उससे पहले अगस्त में ही सोवियत संघ के साथ संधि कर ली थी। जो रशिया की अगुवाई वाला सोवियत संघ था, यूएन में सोवियत संघ वीटो लगा देता था प्रस्ताव पर, सिक्योरिटी काउंसिल में। जो ये 104 देशों का प्रस्ताव पास हुआ था, ये जनरल असेंबली में हुआ था, वो बाध्य नहीं है। लेकिन सोवियत संघ भी संकेत दे रहा था कि बार बार वीटो नहीं लगा पाएगा। इसलिए भारत समझ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। 14 दिसंबर को ही यहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के जनरल नियाजी, पूर्वी पाकिस्तान में जनरल नियाजी थे, वो कमान संभाले हुए थे, और पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे मलिक, उनको संदेश भेज दिया था यहिया खान कि आगे ज्यादा दिन तक सामना करना मुश्किल होता जाएगा, तो लड़ाई रोकने के उपाय करो और जिंदगियां बचाओ। साथ ही उन्होंने फिर उधर यूएन से अपील कर दी थी कि भारत को रोको और पाकिस्तान की फौज की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। लेकिन अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए नियाजी और जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में चिल्ला रहे थे कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, 1000 साल तक जंग जारी रखेंगे। भुट्टो तो सुरक्षा परिषद से बाहर भी चले गए थे, कागज फाड़कर। पूरा ड्रामा हुआ था। यहिया की योजना साफ थी कि यूएन का युद्ध विराम आ जाए तो फौज सम्मान के साथ वहां से निकल जाए। युद्ध विराम हो जाता तो भारत ने जितनी भी बढ़त बनाई थी उस पर पानी फिर जाता। 16 दिसंबर की सुबह फिर भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने, उस समय ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे हमारे मेजर जनरल JFR जेकब, उनको फोन किया। कहा कि जेक, जाओ ढाका जाओ
और सरेंडर करवा लो। अब जनरल जेकब ने पूछा कि सरेंडर किस पे करवाना है। पहले एक ड्राफ्ट बनाया था सरेंडर का, उस पर सरेंडर की बात करूं वहां जाकर, उस पर अप्रूवल आ गया। अप्रूवल पर जनरल मानेकशॉ ने जवाब दिया कि आप जानते हो क्या करना है, बच जाओ। मतलब जवाब ही नहीं दिया, यानी सरेंडर के ड्राफ्ट की मंजूरी थी या नहीं थी, ये सब कुछ भी नहीं पता था जनरल जेकब को। जनरल मानेकशॉ ने कह दिया जाओ बस। एक ड्राफ्ट था सरेंडर का जो पहले तैयार किया गया था, वो लेकर जनरल जेकब हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंच गए। कोई हथियार नहीं लेकर गए, साथ में उनके सिर्फ एक स्टाफ ऑफिसर था और अपना पाइप था जिसमें तंबाकू डालकर वो पीते थे। पाकिस्तान के जनरल नियाजी सोच रहे थे कि युद्ध विराम की बात करने वो आ रहे हैं। इस्लामाबाद में यहिया खान सोच रहे थे कि ढाका में युद्ध विराम की बात होने वाली है और बात होगी कि दोनों फौजें कैसे वापस जाएंगी अपने अपने इलाके में। नियाजी भी यूएन के जरिए सम्मानजनक समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन जनरल जेकब पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़नी शुरू कर दी उनके सामने। जनरल नियाजी का दिमाग घूम गया कि ये तो इंडिया कह रहा है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दो, हमने तो सिर्फ युद्ध विराम की बात की थी। उनके अफसर वो विरोध करने लगे। तो जनरल जेकब ने जनरल नियाजी को कहा एक तरफ आओ, उनके अफसरों से दूर आओ और उनको एक तरफ ले जाकर साफ कहते कि देखो ऐसा है, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और बंगाल के मुक्ति वाहिनी के योद्धा ढाका में फैल चुके हैं। मुक्ति वाहिनी कौन थे? वो लड़ाके जो थे ज्यादातर, वो कौन थे? वो पाकिस्तान की सेना के वो बंगाली सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी और बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत की सेना के साथ लड़ रहे थे। तो जनरल जेकब ने कहा कि अगर आत्मसमर्पण कर दोगे तो हम तुम्हारी और तुम्हारे सैनिकों की और उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, अगर नहीं करोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम तुरंत फिर से हमला शुरू कर देंगे, ढाका पर एयरफोर्स से बमबारी भी कर देंगे और ये बंगाल के लोग और मुक्ति वाहिनी के लड़ाके तुम सब लोगों को पकड़ पकड़ कर मार डालें, हमें नहीं पता, कोई तुम्हें बचाने नहीं वाला। 30 मिनट का टाइम है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये सब बताया बाद में जनरल जेकब ने। जनरल जेकब बाहर आए, पाइप लेकर आए थे साथ में, तंबाकू डाला, अपना पाइप सुलगाया, 30 मिनट होने का इंतजार करने लगे। 30 मिनट हुए, वापस गए कमरे में और 3 बार पूछा क्या स्वीकार करते हो सरेंडर? सरेंडर स्वीकार करते हो? सरेंडर स्वीकार करते हो? जनरल नियाजी चुप रहे। जनरल जेकब ने सरेंडर का कागज उठाया कि कहा कि चुप हो, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया। जनरल जेकब बताते थे बाद में कि उन्होंने जनरल नियाजी की आंखों में उस वक्त आंसू देखे और तब जनरल जेकब ने और जोर दिया कि आत्मसमर्पण जनता के सामने रेस कोर्स पर होगा और पाकिस्तानी फौज गार्ड ऑफ ऑनर देगी भारतीय फौज को। उस समय भारतीय फौज ढाका शहर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थी, फिर भी जनरल जेकब ये कह रहे थे। मेजर जनरल नागरा की टुकड़ियां ढाका के बाहरी इलाके में मीरपुर ब्रिज के पास पहुंच चुकी थी, करीब 2-3 हजार भारतीय सैनिक आसपास थे, जबकि जनरल नियाजी के पास ढाका में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे। 26,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक 2-3 हजार ही थे वहां पर, बाकी आ रहे थे। भारतीय फौज चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन शहर में बड़ी तादाद में अभी घुसी नहीं थी। फिर भी नियाजी घिरे हुए थे क्योंकि आसमान में भारतीय विमानों का कब्जा था, रसद बंद हो चुकी थी, मुक्ति वाहिनी सक्रिय थी और लड़ना मुश्किल लग रहा था। जनरल जेकब मौका ताड़ गए थे। उन्होंने शर्तें ऐसी तय की जैसे कि जनरल नियाजी को लगे कि ये तो सारा अप्रूवल उनको दिल्ली से मिला हुआ है और फौज कभी भी आ जाएगी, जबकि वो सब वहां ऑन ग्राउंड तय कर रहे थे जनरल जेकब। जनरल नियाजी ने कहा कमरे में सरेंडर पर साइन करवा लो। जनरल जेकब ने कहा नहीं, रेस कोर्स के मैदान में पब्लिक के सामने सरेंडर पर साइन करो। जनरल नियाजी ने कहा गार्ड ऑफ ऑनर कहां से दे दें, हमारे पास कोई अफसर नहीं है। जनरल जेकब ने कहा जो ये सुरक्षा में आपके अफसर खड़ा है ना, यही दे देगा गार्ड ऑफ ऑनर, ये लीड कर लेगा। आखिर जनरल जेकब के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग जनरल अरोड़ा दोपहर बाद ढाका पहुंचे, रेस कोर्स पर औपचारिक आत्मसमर्पण स्वीकार किया। जब तक यहिया खान यूएन का इंतजार कर रहे थे, भारतीय फौज ढाका के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। समय निकल गया,
नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोपहर करीब 4:30 बजे रेस कोर्स पर खुले मैदान पे टेबल पर बैठकर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पिस्तौल सौंपी, अपनी वर्दी से शर्मनाक तरीके से बैज उतारे। इससे ज्यादा जलील करने वाला किसी फौजी के लिए कुछ नहीं हो सकता कि उसकी वर्दी से अपने बिल्ले उतारकर दुश्मन को खुद ही सौंपने पड़े। इतिहास में कभी किसी सेना की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई है, कभी किसी सेना को ऐसे जलील नहीं होना पड़ा है। उसी शाम बांग्लादेश आजाद हो गया। आसिम मुनीर को वही याद दिला रहे हैं फजलुर रहमान कि यहिया खान भी यही सब डींगे हाँकते थे। अगले दिन सरेंडर करके बैठी थी उनकी सेना। 100 बात की एक बात। इधर श्रीलंका के कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने 503 रन पर पहली पारी घोषित कर दी। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी 503 रन पर घोषित कर दी। श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो ने 106 रन देकर 4 विकेट झटके।